मेरे साथ में आप जो ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये सभी बिल्डिंग्स जो भी तबाह हो रखी है, इनके ऐसे तबाह होने का कारण जंग ही है, वॉर ही है। The entire city came under attack last night. Over 500 drones and dozens of missiles that have left over 28 people injured. ओ भाई साहब, भाई इधर तो आते ही डर लगने लग रहा है। वो देखो भाई बिल्डिंग्स का हाल। 2025 चल रहा है भाई, दुनिया कहाँ पहुंच गई। लेकिन यूरोप कॉन्टिनेंट में भी एक इस जवान बच्चे की जिंदगी अगर आप देखो तो क्या है बोला। और मुझे भी नहीं पता कि मैं कब मरूंगा, जल्दी शायद मैं भी मर जाऊंगा। मेरे कमांडर ने यही कहा है, मैं शायद ना जीऊं। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, लड़ना, और या तो खुद मरूं या दूसरों को मारूं। मेरे को देख के काफी इमोशनल सा हो गया। इसने अपना वो शेवरॉन उतार के दे दिया अपने कपड़ों पे से, कभी चॉकलेट दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने प्यार देखा ही नहीं है। मतलब आज के दिन भी हम इंसान एक दूसरे को ऐसे मारने पे लगे रहेंगे तो क्या ही फायदा ही। दोस्तों, यूक्रेन देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कीव में मेरी आखिरी सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज दिन है सैटरडे का और अपने पुराने अपार्टमेंट से जस्ट अभी मैंने चेकआउट करा है। अपार्टमेंट से कुछ आप नज़ारे देख सकते हो। कीव शहर के आपको मॉडर्न बिल्डिंग्स और ये पुराने घर सोवियत टाइम के यहाँ पे यूं के यूं खिड़की से देखने को मिलेंगे। बालकनी से मेन रोड का नज़ारा था, किचन से और नज़ारे थे। और आप लोग जानते हो कि मैं यूक्रेन में अपने दोस्त नवांकुर के साथ ट्रैवल करा था, लेकिन नवांकुर का वीज़ा मेरे से एक दिन पहले एक्सपायर होना था, तो वो कल ही कीव शहर को छोड़ के जा चुका था। लेकिन मैं आज सफ़र करूंगा कीव से यूक्रेन देश के एक और शहर जो इनके वेस्ट में पड़ता है, लवीव के लिए। और अभी से लगभग 1.5-2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है कीव के सेंट्रल स्टेशन से लवीव की। जब से मैं कीव आया हूँ हर रोज इस गाड़ी को यहीं पे खड़ी देखता हूँ। बाकी इसके पीछे है इंडिपेंडेंस स्क्वायर, आपने देखा खूब सारे झंडे लगे हैं, वो जगह मैं आपको ऑलरेडी कई बार दिखा चुका हूँ। ये जो मेरा एयरबीएनबी था बहुत ही ज्यादा सेंट्रल है, आप लोग जानती हो, शहर के बिल्कुल बीचों बीच। बाकी फिलहाल मैंने टैक्सी करा ली है ऊबर, जो यहाँ आती ही होगी, जो मुझे मेरे पहले स्पॉट पे लेके जाएगी। इन्हीं में से कहीं अपनी गाड़ी होगी। बस स्टॉप है ये, बसें जाने लग रही है कुछ, उसके पीछे ही तो नहीं कहीं अपनी ऊबर है। बाकी आज पता नहीं एरिया खाली सा पड़ा है। वैसे तो रोज इतनी भीड़ रहती है, सैटरडे है, लोग शायद काम पे नहीं आए होंगे, अभी छुट्टी मना रहे हैं घर पे। शाम के समय शायद ज़्यादा भीड़ देखने को मिले। दोस्तों ये देखो, यहाँ पे इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रखे हैं। जो भी इनके मार्टियर्स मरे हैं, जो भी इनके सिपाही मरे हैं इस जंग में, उनकी तस्वीरें लगी हुई और इनके झंडे लगे हुए इनके देश के। दोस्तों अभी आप सोच रहे होगे कि मैं इस रैंडम सी जगह पे सड़क पे क्यों उतर गया। उतरने का कारण ये है कि मेरे साथ में आप जो ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये सभी बिल्डिंग्स जो भी तबाह हो रखी है, इनके ऐसे तबाह होने का कारण जंग ही है, वॉर ही है। जो भी यूक्रेन पे अटैक्स हुए हैं, उन अटैक्स के कारण जो भी मिसाइल या ड्रोन से अटैक्स हुए, इन बिल्डिंग्स की हालत कुछ ऐसी हो गई है। ये देखो, आप लोग देख सकते हो कैसे बिल्डिंग्स में से थोड़ा थोड़ा मलबा निकला हुआ है, ईंटें टूटी हुई है, और इसे कवर कर रखा है पोस्टर से, ताकि देखे ना। इन पोस्टर्स के पीछे काफ़ी ज़्यादा देखो आप, बिल्डिंग की खिड़कियाँ टूटी पड़ी है। और ये सब हुआ कैसे? धमाके के कारण ही। पास में धमाका हुआ था इधर, जिस धमाके से कांच वांच टूट गए बिल्डिंग्स के, आप देख सकते हो ऊपर। ये सारे जो भी मिसाइल से यहाँ पे धमाके हुए थे, अटैक हुए थे बम से, उसकी वजह से सारे कांच टूटे हुए देखो, घरों के, खिड़कियों के। सामने आप एक और बिल्डिंग देखोगे, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये कोई हॉल होता होगा, पता नहीं कॉम्प्लेक्स है क्या है, जो कि डिस्ट्रॉयड दिख रहा है मुझे। अंदर से आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही हाल है इसका भी। ये देखो, कोई बैंक था यहाँ पे शायद, जो बैंक किसी मिसाइल या ड्रोन अटैक की वजह से टूट गया, तबाह हो गया। सामने वाली बिल्डिंग का हाल देखो भाई, इस बिल्डिंग का हाल क्या है। ओहो, ओ भाई साहब, ये देखो भाई, डिस्ट्रक्शन की वजह से इधर का हाल, तबाही की वजह से।
देखो मतलब इस पूरी सड़क पे ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे इन बिल्डिंग्स के। वो देखो अंदर की तरफ, ये देखो पूरी खिड़कियाँ टूटी पड़ी है। ये पता नहीं कोई बिल्डिंग होती होगी, इनका मेरे ख्याल से ऑफिस था, ये कोई यूक्रेन का सरकारी दफ्तर था, जहाँ तक मैंने शायद खबर पड़ी थी वही है। उसके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ था और उसको तबाह कर दिया था। ये देखो भाई क्या हाल हुआ है इस जंग के कारण। ऊपर से आसमान से कोई एकदम से अटैक हुआ, मिसाइल आगे फटी और ये पूरी बिल्डिंग ऐसे टूट गई। सिर्फ ऐसे नहीं, वो देखो ऊपर उस बिल्डिंग का भी हाल देखो आप। कुछ पे तो डायरेक्टली अटैक हुआ और आसपास की बिल्डिंग्स के कांच टूट गए, अंदर के देखो इनके पंखे वगैरह सब लटके पड़े बिल्डिंग के अंदर के, एयर वेंट्स और सारी चीज़ें जो कि टूट के तहस नहस होगी, तबाह होगी। पूरी सड़क पे ऐसी हाल है सभी बिल्डिंग्स का आगे तक। और ये वाली बिल्डिंग पूरी तबाह हो चुकी है। इसके पीछे और भी बिल्डिंग है जो दिखने नहीं लग रही है अपने को। मैं इधर से लेफ्ट मुड़ के जाऊंगा तो आपको दिखेगा इसके पीछे का क्या हाल है। पीछे और भी बुरा हाल है। और इनफैक्ट इसके पीछे ना यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है और उस रोड पे कुछ और क्वार्टर्स वगैरह है, नई बिल्डिंग्स बनी थी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वो भी तबाह हो गए। उन पे भी बहुत ज़्यादा असर आया इन अटैक्स का भी। देखो इधर चल के देखते हैं अपन। आई होप कोई परेशानी ना हो अपने को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक सिंगल इंसान भी इस रोड से नहीं गुजर रहा, ना ही कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। देखना भाई, ओ भाई साहब ये देखो इस बिल्डिंग पे शायद अटैक हुआ था मेनली। भाई इधर तो आते ही डर लगने लग रहा है। वो देखो भाई बिल्डिंग्स का हाल, उधर क्या हाल हुआ है, दीवारें काली पड़ चुकी है। और ये देखो भाई एसी की आउटर यूनिट है, टूटी पड़ी है। ये देखो एसी की आउटर यूनिट टूटी हुई। उधर आगे भी सारी बिल्डिंग का यही हाल है आगे तक। देखो भाई साहब क्या हाल करा है। देखना ये बिल्डिंगों के हाल है। ये देखो भाई पास में रोड है, रोड से गाड़ियाँ गुजर रही है, बहुत ही बिजी रोड है, पास में काफी लोग आ जा रहे हैं। लेकिन इस सड़क पे इन बिल्डिंग से आगे कोई भी इंसान नहीं आ रहा। मतलब जैसे कि लोग देखना नहीं चाह रहे, इग्नोर करना चाह रहे इसको, क्योंकि काफी डिप्रेसिंग है। शहर के बीचों बीच ऐसे नज़ारे, ये देखो मिसाइल के कारण क्या हाल हुआ है इनकी बिल्डिंग्स का। कुछ ये नज़ारे है भाई कीव शहर के। यहाँ कोई इनकी, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, कोई सरकारी दफ्तर था, सरकारी बिल्डिंग थी, इनके सरकारी ऑफिशियल्स बैठते थे। यूक्रेन के, इनका पड़ोसी देश सिविलियंस पे नहीं करना चाह रहा अटैक, और इस वजह से जो भी इस तरह के दफ्तर है उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग पे अगर कोई अटैक होएगा तो आसपास की बिल्डिंग्स भी अफेक्ट होंगी, जो आसपास लोग होंगे वो भी अफेक्ट होंगे, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। ये हाल हुआ है भाई इस बिल्डिंग का। ऊपर भी आप देखो, मैंने आपको दिखाया, और ये तो सिर्फ एक पार्ट है। चल के अपन देखते हैं कोई और पार्ट भी देख सके तो इसके पीछे का, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके पीछे जो सड़क है उधर भी काफी नुकसान पहुंचा है। और इसके सामने ही कॉन्ट्रास्ट देखो, सामने मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स के सामने ये हाल हुआ है। यहाँ पे बैंक्स थे, सारे बैंक्स टूट चुके हैं। उधर से मैं आपको दिखा चुका, वो वाला जो बैंक था वो तो बिल्कुल ही उधर से तबाह हो चुका है, इन्होंने कवर कर दिया है। इधर भी सड़क पे जो बैंक्स है ये भी सभी टूट चुके हैं, नॉन ऑपरेशनल है। अब मेन स्ट्रीट है इनकी, एक बिजी सड़क है, सड़क किनारे सारे ये भी जो बिल्डिंग्स थे, बैंक्स थी, ऑफिस थे, सब बंद हो चुका। एक कोई ये दुकान है, पता नहीं कोई और बिजनेस, ये भी ऐसी। और सामने इसके एक मार्केट लगी हुई है, जो मार्केट अभी ऑपरेशनल है। लोग बाग मार्केट में घूम रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बसेस चल रही है। देखो सामने एक लोकल मार्केट लगी हुई है जो कि बिजी दिख रही है, लेकिन मार्केट के मेन रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ ही कुछ ही हाल है। इन्होंने ढक रखा है, अंदर की डिस्ट्रक्शन दिख नहीं रही है अपने को इस वजह से। ये देखो यहाँ पे कोई दुकान होती होगी जो बिल्कुल टूट चुकी है, बिल्कुल मलबा बन चुका है, अंदर कांच पड़ा है। और साथ ही में एक बस स्टॉप जिस पे लोग इंतज़ार करते हैं बसों का, उस बस स्टॉप के कांच का भी कुछ ये हाल है। पीछे एक बिल्डिंग है बस स्टॉप के बिल्कुल ही पीछे, ये बिल्डिंग जिसके कुछ कांच तो रिप्लेस कर दिए गए हैं और कुछ वैसे के वैसे पड़े हैं। ये बस स्टॉप, ये देखो ये बिल्डिंग का हाल, यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है। और ये देखो एसी के आउटर यूनिट्स बाहर है, और ऊपर का हाल देखो यार, देखना क्या हुआ है बिल्डिंग का हाल। पता नहीं ये बिल्डिंग ऑपरेशनल है या नहीं है अब, पर कुछ कांच ठीक है, कुछ मेरे ख्याल इन्होंने बदल दिए यार, क्योंकि सामने इतना बुरा हाल है, ये कैसे बच सकती थी। ये देखो इधर कांच सारे टूट गए होंगे, कुछ हटा रखा है, ढक रखा है इन्होंने। ये देखो पास की बिल्डिंग है, इसके भी सारे कांच टूट चुके हैं जो इन्होंने ढक दिया है। और जो अटैक हुए थे वो बिल्डिंग्स उधर आ गया, आपने देखा ही, उधर से हम अभी लौट के आए थे,
वो एक ऊंची बिल्डिंग है, हालांकि ये तो काफ़ी ऊंची है पर इसके भी कांच वाच सारे टूट गए थे। और अभी हम जाने लग रहे हैं दूसरी साइड। मतलब जितनी भी सरकारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है उनसे दूर रहो, दूर चलो तो ही बेहतर है अगर यूक्रेन में हो तो। ये इन्होंने नया बना दिया शायद ये वाला बस स्टॉप, क्योंकि आई एम श्योर ये भी तबाह हो गया होगा और ये एकदम नया देखने को मिल रहा है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ये देखो रोड के दूसरी साइड भी कुछ ऐसे ही सिमिलर नज़ारे। कोई बिल्डिंग है जिसके ये देखो शीशे खिड़की सब टूट चुका है। रोड के सामने भी कुछ बड़ी बिल्डिंग्स है जो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स बनने ही लग रहे थे, तैयार भी ना हुए हो शायद, पर बीच में ही उन तक भी देखो इफेक्ट पहुंचा है। बारिश तेज़ होने लगी और मेरी ट्रेन भी 1 घंटे से कम समय में ही है। छाता निकाल लिया है बैग में से मैंने। छाता निकाल रहा था तो उधर नज़र पड़ी इस बिल्डिंग की बैक साइड पे। अभी उस सरकारी बिल्डिंग के पीछे वाली रोड की तरफ जाने लग रहा हूँ मैं, देखते हैं उधर क्या देखने को मिलता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कैसे डिस्ट्रक्शन हो रखी है कीव शहर के बीचों बीच। इंटरेस्टिंगली ये वाला पार्ट भी तबाह हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने ये काफी हद तक रिकंस्ट्रक्ट भी कर दिया इतनी जल्दी। बारिश एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और मैं इस छत के नीचे खड़ा हो गया और टैक्सी कराने की कोशिश कर रहा था, पर जाम भी लग गया बारिश के कारण। एकदम से बहुत भीड़ होगी बाहर, पता नहीं टैक्सी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। दोस्तों स्टेशन पे तो आ गया, पर पता नहीं कौन सी एंट्रेंस से आया है। मेरी ट्रेन निकलने में सिर्फ 10 से 12 मिनट है। सबसे पहले जाके ट्रेन बोर्ड करता हूँ। हालांकि वॉर के बारे में कुछ और चीज़ें आप लोगों को बतानी थी जो मैं बता नहीं पाया अपन काफ़ी जल्दी में। एक बार ट्रेन में घुसता हूँ पहले, क्योंकि ट्रेन तलाशनी भी होगी पहले। ये स्टेशन की इस एंट्रेंस पे तो नहीं आया यार मैं, पहले पता नहीं किसी और ही एंट्रेंस से आया था। यहाँ से उस साइड से आए थे अपन, उधर से निकले थे। देखते यार मिल जाए तो। गलत जगह चला गया था भाई, भागो। यही होगा शायद। आ गया भाई स्टेशन में, इधर लगा होगा अपना। शायद से ट्रैक नंबर 11 है अपना। 1:19 की जो ट्रेन डिपार्टिंग दिखा रहा था उसका ट्रैक 11 लिख रखा था। ज़्यादा मैंने ट्रेन नंबर मेरी टिकट खोल के देखा नहीं। अब 1:19 की मेरी ट्रेन है, वही होगा शायद। ये है 5 और 6, 7 मिनट रहेगी, 7 या 8 मिनट ट्रेन निकल जाने में। लिफ्ट जाएगी क्या? आ जा यार। अरे यार ये तो पता नहीं कब आएगी। आजा आजा प्लीज़। मिल गई सीढ़ियाँ, मिल गई सीढ़ियाँ। यही होगी। इसमें 3 नंबर है, कार नंबर जो है अपना। तीसरे डब्बे में बैठना है। चलो भाई फाइनली। मुझे तो लग रहा था छुट्टी की आज अपनी ये ट्रेन पकड़ लेगी किसी तरह। 24 नंबर सीट है, पहुंचते हैं। दोस्तों ट्रेन स्टेशन अपन पहुंच गए थे। ट्रेन में बैठ चुका हूं। ट्रेन चल भी पड़ी है लवीव के लिए कीव से। और जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको कीव शहर में दिखाई कि भी कैसे बिल्डिंगें इतनी तबाह हो गई थी। जो भी अटैक्स हुए हैं कीव शहर के ऊपर या यूक्रेन में या फिर दोनों ही मुल्कों के बीच में,
आपने देखा उस तबाही का नतीजा, उन अटैक्स का नतीजा शहरों में, जैसे कि एक वो यूके का एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर भी था, कितनी ज़्यादा वो बिल्डिंग भी तबाह हो चुकी थी। इसके अलावा जो मेन दफ्तर था, सरकारी दफ्तर था, उसके आसपास की लोगों के रहने के घर भी तबाह हो चुके थे। और इससे पहले कि अभी जो ट्रेन में मेरे साथ हुआ, इस सिलसिले पे मैं आऊँ, इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यूक्रेन में जो नुकसान पहुंचा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए लगभग जो खर्चा आएगा वो 550 बिलियन डॉलर्स के करीब है। जी हाँ, 550 US बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है उसको दोबारा से बनाने में, जो भी इनकी रिसोर्सेज का नुकसान हो गया है वो सब चीज़ें रिकवर करने के लिए, जो कि मुझे नहीं पता कब होगा कब नहीं। फिर भी बाकी वो सारे दृश्य देख के हम यहाँ ट्रेन स्टेशन में पहुँचे। हालांकि मैं पहले काफ़ी वॉर जोन्स में गया हूँ, मतलब अगर सीरिया से कंपेयर करें तो वहाँ पे इधर से ज़्यादा बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो हालत ज़्यादा ख़राब थी, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली थी। पर ऑब्वियसली किसी की जान की कीमत हम कंपेयर नहीं कर सकते, सभी की जानें बराबर है, चाहे वो कहीं भी मर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो। तो अगर यहाँ भी जान जा रही है या फिर इनके पड़ोसी देश रशिया में भी जाने जा रही है तो जान जा रही है तो वो गलत है। मतलब आज के दिन भी हम इंसान एक दूसरे को ऐसे मारने पे लगे रहेंगे तो क्या ही फ़ायदा। इतनी सोच जो हमारी डेवलप हुई है, इतने साल जो हमने इनोवेशन की तरफ जो दी है। एनीवे, बाद में आके मैं रेल में बैठा। अब हालांकि मैं कीव शहर में जहाँ भी जगह जगह घूम रहा था मुझे इनके सिपाही दिख ही रहे थे। कोई छुट्टी पे आया, कोई किसी वजह से, कोई ट्रेन स्टेशन जा रहा है, कोई कहीं। और कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं आके इस ट्रेन में फाइनली चढ़ा तो रेल में मेरे बराबर वाली सीट पे जो इंसान बैठे थे ऊपर वाली इस कुर्सी पे, ये भी यहाँ के एक फ़ौजी थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आके कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करा। मैं बाहर निकल के और ट्रेन देखने लग गया, प्लेटफॉर्म देखने लग गया। लेकिन जब मैं सामान रखने बीच बीच में आ रहा था अपनी सीट पे तो ये मेरे को देख के बहुत इच्छुक थे कि भी कौन हूँ मैं, यहाँ किस लिए आया हूँ। और इन्होंने खुद से ही, मतलब इन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती तो इन्होंने खुद से लिख के दिखाया कि भी मैं इनकी फ़ौज में हूँ और तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम कहाँ से हो, मेरे से कुछ सवाल जवाब करे। तो मैंने बताया कि मैं आया हूँ हिंदुस्तान से और घूमने आया हूँ। तो ये काफ़ी इच्छुक हो गए। तो मतलब ये जो फ़ौजी है छोटा ही है मेरे से तो उम्र में, मैंने उम्र पूछी बाद में, इसकी सिर्फ 21 साल है। तो ये भाई फिर मेरे को बताने लग गया कि भी मैं ऐसे ऐसे हूँ, अपनी कहानियाँ सुनाने लग गया वो ट्रांसलेटर दिखा दिखा के। तो मैंने भी इससे पूछा भाई तू कहाँ पे रहता है, भाई तू कहाँ जाने लग रहा है। तो इसने मुझे बताया कि मैं फ़ौज में तो हूँ लेकिन मेरा जो घर है वो दोनेत्स्क रीजन में है और वो इलाका बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। मेरा जो घर है वो भी हमारे विरोधी देश ने तबाह कर दिया है। मेरे पास रहने के लिए कोई घर ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। तो मुझे पता ही नहीं अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरा एक भाई था, वो मेरे से 3 साल छोटा था, वो 18 साल का था और थोड़े दिन पहले इस जंग में वो मारा जा चुका है, उसको मार दिया गया, मतलब लड़ते लड़ते वो मर गया है। तो बोला और मुझे भी नहीं पता कि मैं कब मरूंगा, जल्दी शायद मैं भी मर जाऊंगा। मेरे कमांडर ने यही कहा है कि मैं शायद ना जीऊँ। और अब जब मेरे को छुट्टी मिली है तो मुझे पता ही नहीं मैं जाऊँगा। तो मैं यूक्रेन के वेस्टर्न रीजन में जा रहा हूँ, वेस्टर्न पार्ट में लवीव की तरफ जिधर मैं जा रहा हूँ ट्रेन लेके। तो बोल रहे मैं भी उधर जा रहा हूँ और शायद कोई मकान ले लूँ किराए पे या कुछ भी। लेकिन मेरी 3 दिन की छुट्टी है तो मेरे पास कोई जगह भी नहीं है इन 3 दिनों के लिए जाने के लिए, क्योंकि जो मेरा घर था वो तो तबाह हो चुका है। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, लड़ना, और या तो खुद मरूँ या दूसरों को मारूँ। और साथ ही साथ फिर हम बैठे कई देर, बातें बढ़ती गई। अपने फ़ोन में मुझे तस्वीरें दिखाने लगे तरह तरह की, जो इन्होंने अपने दुश्मनों को मारा, जो इनके दुश्मनों ने इनको मारा, जो भी इनके फ़ोन में तस्वीरें थी, वीडियोस थी, वो मुझे दिखाने लगे। मतलब ऐसी चीज़ जो आपको और कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं। मतलब इस भाई ने सारी चीज़ें अपने फ़ोन से खुद ही बना रखी थी। जब ये जंग के मैदान में है तो जब इनके कोई सैनिक मर गए या फिर विरोधी सैनिक मर गए, उनकी इन्होंने फ़ोन से बना ली, या फिर इसने कोई घर तबाह कर दिया, कोई भी बिल्डिंग तबाह कर दी, या फिर ये जो शब्द स्क्रीन पर लिखा आ रहा है इसके ऊपर टांग के ये एक्सप्लोजिव भेज देते थे और वो एकदम से नीचे गिरता था और फट जाता था। मतलब जो इनके विरोधी देश है उनके जो भी ये होते थे वो फट जाते थे। और मतलब ये वही दिखा रहा था कि भी ये मैं कंट्रोल कर रहा था, इसे मैं उड़ा रहा था। ज़्यादा अंग्रेज़ी के शब्द मैं इसलिए नहीं बोल रहा ताकि आसपास के लोग समझे ना कि मैं किस बारे में बात करने लग रहा हूँ। और हालांकि इनके लिए ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, एक आम चीज़ हो चुकी है। हर रोज़ यही खबरें सुनते हैं यहाँ के लोग, हर रोज़ इर्द गिर्द इसी तरह के लोग दिखते हैं, सैनिक आ रहे हैं जा रहे हैं, फ़ौजी। हालांकि इनकी बहुत छोटी थी जो भी मिलिट्री थी, पर ये बढ़ती गई और लोग इसमें आते गए। अभी ये देखो 21 साल का बेचारा जवान सा लड़का है, इसका मतलब खेलने कूदने की उम्र, पढ़ने की उम्र सारी इस जंग में बीत गई। और अगर ये बच भी गया, मतलब इस जंग में मरता नहीं है, ज़िंदा भी रह गया, तो पूरी ज़िंदगी ये कितने ट्रॉमे के साथ ज़िंदगी जिएगा। मतलब देखो 20 साल की उम्र में आप क्या क्या चीज़ें देखने लग रहे हो, लोगों की लाशें, अपने दोस्तों की लाशें, विरोधियों की लाशें। उन लाशों को कोई उठाने भी नहीं आता क्योंकि कौन जाके वहाँ से लाशें उठाएगा। मतलब ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है ये इस उम्र में, जब ये शायद कहीं पढ़ रहा होता या फिर
कुछ खेल रहा होता, या दुनिया घूम रहा होता, या अपने माँ बाप के साथ घर में रह रहा होता। और इस वक्त इसका छोटा भाई जो तो 17-18 साल में मर ही चुका है, ये भाई क्या ज़िंदगी देख रहा है आज के दिन, साल 2025 में। हाँ, अगर ये बात आज से 100 साल पुरानी होती, 80 साल पुरानी होती, वर्ल्ड वॉर 1-2 चल रहा होता तो बात अलग है, लेकिन 2025 चल रहा है भाई, दुनिया कहाँ पहुँच गई। लेकिन एक ऐसा कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट में भी एक इस जवान बच्चे की ज़िंदगी अगर आप देखो तो क्या है। और सेम ऐसा ही हाल सीमा के उस पार भी होएगा, बॉर्डर के उस पार भी होएगा। वहाँ भी कई ऐसी मतलब जवान जिंदगियाँ इन्हीं चीज़ों से जूझ रही होगी, इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई होंगी। तो देख के बड़ा बुरा लगता है। और ये चीज़ इमेजिन करना कि भी आज ये इंसान से मैं मिला हूँ, शायद इस इंसान से अगर मैं ज़िंदगी में दोबारा मिलना चाहूँ तो ये इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जबकि मेरे से उम्र में छोटा है, यूँ भी नहीं है कि मेरे से कोई 70 साल बड़ा इंसान है जिससे आदमी सोच सके कि भी हाँ कोई नेचुरल डेथ मर जाएगा। पर कभी भी इस इंसान को गोली लगने से, बम लगने से, ग्रेनेड लगने से, किसी भी कारण से इस इंसान की या इसके साथ वालों की या इनके विरोधियों की, जो इस उम्र में लोग यार, इनकी जान जा सकती है। और ये सोचते हुए कि भी अभी तो ये इंसान मेरे बराबर वाली सीट पे। और हाँ, ट्रैवलिंग के दौरान हम इतने लोगों से मिलते हैं जिनसे मोस्टली लोगों से दोबारा मिलना नहीं होता, पर चांस तो होता है कि भी ठीक है उस इंसान का नंबर है, चलो उधर गए हैं उससे पूछ लेते हो, वहीं पे आ गए, या फिर आप किसी और देश में टकर जाते हो। पर इस केस में प्रोबेबिलिटी कभी भी ना मिलने की बहुत ज़्यादा है। बाकी मेरे को देख के काफ़ी इमोशनल सा हो गया। इसने अपना वो शेवरॉन उतार के दे दिया अपने कपड़ों पे से, और इसने मुझे बताया कि इस पर काफ़ी खून के निशान है मेरे साथियों के, और तरह तरह की चीज़ें दिखाई जो मैं दिखा नहीं सकता मेरे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें है वो सारी। मतलब मेरे को देख के ही ऐसा हो रहा था कि क्या देख लिया, मतलब मैं जिक्र भी नहीं कर सकता उन बातों का जो अगर मैं बोल लूँगा तो भी आपको शायद बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग लगेगी। पर वो सारी चीज़ें मैंने देखी। और इसने कभी चॉकलेट दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने प्यार देखा ही नहीं है, मतलब अफेक्शन देखी ही नहीं है जिस माहौल में रहने लग रहा है। और इसको मैंने थोड़ी सी अफेक्शन दिखाई तो ये इतना पिघल गया। मतलब यही इंसान जो इधर बैठा है राइफलें ले के लोगों के सिर में गोली मार रहा है, उनके टैंकों के ऊपर बम डाल के उन्हें मारने लग रहा है, बिल्डिंगें फोड़ने लग रहा है, ड्रोन उड़ा के पता नहीं क्या क्या करने लग रहा है। और अभी ये इंसान, मतलब इसने मुझे बोला कि भी तेरी याद में जब तक मैं जीऊँगा एटलीस्ट कोई मेमोरी होगी मेरे पास, तो तू भी मुझे कोई चीज़ दे। तो मैं मेरे बैग में से निकाल के मैंने अपना भारतीय 200 रुपये का इसे नोट दिया। एक मैंने इसे इंडियन करेंसी का नोट दिया 200 रुपये का, और वो नोट मिलते ही इतना खुश हो गया, मतलब क्या ही बताऊँ यार। बहुत ही मतलब इंटेंस फीलिंग है, बहुत ही ओवरवेलमिंग सा माहौल है इस रेल में। मैंने सोचा था बैठते ही रेल में सोता हो जाऊँगा, पर प्रोसेस नहीं कर पा रहा चीज़ों को, क्या क्या चल रहा है यार दुनिया में आज के दिन भी। Okay, good. Thank you. लवीव स्टेशन आने वाला है और चादर वदर अपनी समेट दी। यहाँ चादर जमा करानी होती है समेट के, और ये गद्दे फोल्ड करके रखने होते हैं जो मैंने कर दिया। बस 10 मिनट में स्टेशन आ जाएगा। फौजी भाई अपना यहीं खड़ा है।
should we take the picture? लवीव के ट्रेन स्टेशन उतर गया हूँ दोस्तों, और ट्रेन से उतरते ही आपने देखा कैसे ही सारे सैनिक अपने परिवारों से मिल रहे थे, उनके घर वाले उन्हें लेने आए थे जो छुट्टी पे आए थे, और सभी को मैंने अलविदा कहा। सभी का मतलब वो जो सैनिक था जिसके साथ मैं था उसने अपने सारे फौजी दोस्त बुला लिए, उनको बताया कि भाई आया हुआ इंडिया से। सभी ने मेरे से बात करी इतने अच्छे से, मतलब ट्रांसलेट यूज़ कर करके ही, हालांकि इंग्लिश तो आते नहीं थे उन्हें, पर फिर भी किसी तरह ट्रांसलेट यूज़ करके हमने बात करी। वो सारे सैनिक खड़े हो गए, आपस में सिगरेट पीने लगे, मुझे अपने साथ खड़ा कर लिया, और मतलब सभी इतने एक्साइटेड से थे जिनके परिवार नहीं आए थे, जो भी फौजी जिन्हें आगे जाना था या फिर जिनके परिवार यहाँ पे नहीं थे। और उस लड़के के जो दोस्त थे वो मेरे साथ में मतलब खड़े हो गए, सभी आपस में बात कर रहे थे, मैं उनके बराबर में खड़ा हूँ, इशारों में बातें चल रही थी। वो मतलब ट्रांसलेट से करके मुझे दिखाने लग रहे थे कुछ ना कुछ, मैं अपनी बातें उन्हें बता रहा था। वो सभी लोग मतलब आपस में सिगरेट पीते रहे, मुझे भी सिगरेट ऑफर करी कि भी ले पी हमारे साथ। तो हालांकि मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ इसलिए मैंने मना कर दिया, पर सभी ऐसे गोला सा बना के, घेरा बना के खड़े रहे स्टेशन पे, कुछ ना कुछ बातें चलती रही। और मतलब मैंने यही मैसेज दिया कि भाई उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब मैं यूक्रेन में आऊँगा तो ये जंग ना चल रही हो और जल्दी ही पीस प्रिवेल करे, और अगली बारी जब मैं इधर आऊँगा तो हम लोगों को अपनी जान की परवाह ना करनी पड़े। और अंत में ही मतलब मैंने यही मैसेज दिया कि भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी जी सकोगे जल्दी ही। और इसी के साथ मैंने उन्हें कहा द्याकुयू इदू प्रोबेचेनिया। आई नो मैंने गलत प्रोनाउंस करा है, बट इट ट्रांसलेट्स टू थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। बाकी फाइनली अब हम ट्रेन स्टेशन के बाहर आ गए। लवीव शहर में रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और ठंड काफ़ी है। रात के 8 बजे लवीव, आप लोग जानते हो कि भी एक वेस्टर्न सिटी है यूक्रेन देश की, और पोलैंड देश से ज़्यादा दूर नहीं है। लवीव में आपको कुछ ऐसे भयानक डिस्ट्रक्शन या अटैक्स इतने देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूरोप के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, रशिया से काफ़ी दूर है। और जस्ट अभी जैसे ही मैं ट्रेन स्टेशन के बाहर निकला, एक लड़की आई, मुझे यूक्रेनियन में कुछ बोली। मैं बोला कि मैं यूक्रेनी नहीं जानता। फिर उसने मुझे इंग्लिश में बोला कि मैं एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ और मैं आपके लिए एक सोवेनियर के तौर पे फ़ोटो प्रिंट करके दूंगी। पर मैंने उसे कहा कि भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बोली कि भी आप कार्ड से पेमेंट कर दो, बिटकॉइन से कर दो, पेपल से कर दो, जैसे करना चाहो वैसे कर दो। पर मैं बोला नहीं थैंक यू सो मच। मैंने कीव में खिंचा ली थी और काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही थी और काफ़ी अच्छे से मतलब मार्केटिंग कर रही थी खुद की, अनलाइक द रेस्ट ऑफ प्लेसेज जिधर मेरे साथ इंसिडेंट पहले हुआ तो लोग इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोल नहीं पा रहे थे। पर ये लड़की काफ़ी फ्लुएंटली बात कर रही थी मेरे से, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि कई सोवेनियर्स हो चुके अपने पास। मैंने लड़की को ये भी कहा कि मेरे पास किसी तरह के कोई भी पैसे नहीं है, ना मेरे पास कार्ड में पैसे ना कहीं भी पैसे। पर फिर वो मुझे यूँ बोली कि यू लुक लाइक अ मिलियनेयर। मैं बोला मैं तुझे कहाँ से मिलियनेयर लग रहा हूँ, मैं 2 बैकपैक के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं एक बैकपैकर हूँ और मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। और उसको मैंने बोला कि भी विश यू ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पे ट्रैम स्टेशन पे खड़े हो गए, अपन ट्रैम का इंतजार करेंगे और ट्रैम लेके पहुंचेंगे अपन सिटी सेंटर लवीव का जो ओल्ड टाउन है। ये जो ट्रेन स्टेशन है थोड़ा दूर है ओल्ड टाउन से, मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर होगा। और ओल्ड टाउन में मैंने एक बुकिंग करा ली थी रास्ते में, ट्रेन में जब सफर कर रहे थे उसी दौरान। तो यहाँ से ट्रैम लेके शहर के बीचों बीच पहुंचते हैं। नजरों के आगे से ट्रेन निकल गई, ट्रैम अपनी इसी में जाना था 9 नंबर में। वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रैम और मिस होगी अपनी। मजा आता है, देखो कितनी शानदार ट्रैम है, इसमें घुस के जाते। अब अगली का इंतजार करते हैं, पता नहीं कब आएगी। एक और आई है, ये 6 नंबर है, शायद इसमें भी जा सकते हैं, घुस ही जाते हैं। खाली पड़ी है एकदम, शायद वीज़ा कार्ड से हो जाएगी, करके देखता हूँ कौन सी भाषा आ रही है। होगी। ट्रैम तो बिल्कुल खाली से ही पड़ी है, बहुत थोड़े लोग हैं इसमें और वो भी पीछे की तरफ है। और आते ही मैं आगे वाले कंपार्टमेंट में चढ़ गया। अच्छा वो हमने गुस्ती कार्ड टैप कर दिया था क्योंकि जस्ट अभी टिकट चेक भी हो गई थी। एक इंसान आए मशीन लेके ये देखने के लिए कि आपका कार्ड वैलिडेटेड है नहीं। तो मैंने अपना कार्ड लेके टैप करा, वो जैसे ही टैप हुआ वो बोले खराश हो।